हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे केमिस्ट्री की। हम एक पेपर पहले ही कर चुके हैं, कल मैंने आपको एक पेपर कराया है, चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग देख लेना, क्वेश्चंस ज़रूर करना, ठीक है। और एक पेपर आज अभी करा रही हूँ, तो ध्यान दीजिए इन क्वेश्चंस पे। प्रिपरेशन आपकी ऑलमोस्ट हो गई होगी, तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको कितना आता है आपको ये भी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे क्या प्रोसेस दिया गया है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू इथेनॉल इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस दैट आर क्रूशियल इन फर्मेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम स्पेसिफिकली कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। तो आपसे एंजाइम पूछा गया है जो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। तो भाई ये एंजाइम होता है आपका जाइमेज। ओके, इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। जाइमेज एंजाइम है ये। देखिए ये प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन ना एक एनएरोबिक प्रोसेस होती है, मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस कराई जाती है। कौन सी, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन के दौरान क्या होगा, आप ये पढ़ते हैं, अगर बेसिकली आप पढ़ें तो ये कहा जाता है कि ग्रेप्स से क्या बनाई जाती है, एल्कोहल बनाई जाती है फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान, या फ्रूट से क्या बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है। तो देखो यहाँ पे ना ग्रेप्स में क्या होता है, इनमें होता है सुक्रोज। तो ये सुक्रोज को पहले कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज के अंदर, और फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इथेनॉल के अंदर। तो 2 प्रोसेस हो गई, एक ये हो गई और एक ये वाली हो गई। तो सुक्रोज से ग्लूकोज में यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसको कहते हैं इन्वर्टेज। तो आप ध्यान से समझेंगे इस बात को। और ग्लूकोज से इथेनॉल बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो होता है जाइमेज। तो आपसे यहाँ पूछा गया था कि ग्लूकोज से इथेनॉल बनाने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है, तो वो जाइमेज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पायरिमिडीन बेस। तो पायरिमिडीन बेस के बारे में पूछा, ये आपसे पूछा गया है बायोमोलिक्यूल चैप्टर से। तो बायोमोलिक्यूल में देखो आप पढ़ते हो वहाँ पे डीएनए और आरएनए के बारे में, और वहाँ पे आप जिक्र करते हो नाइट्रोजिनस बेस का, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेसिस की आप बात उसमें करते हो, ठीक है। डीएनए और आरएनए के अंदर ये बेसिस होते हैं। तो 2 तरीके के बेसिस होते हैं, एक को कहते हैं प्यूरीन बेसिस और एक को कहते हैं पिरिमिडीन बेसिस। ओके, पिरिमिडीन बेसिस, समझ आ रही है बात। अब देखो जो ये प्यूरीन होती है इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है, एक तो आता है आपका एडेनिन, ओके, और एक आता है आपका ग्वानिन। ये प्यूरीन होते हैं। और पिरिमिडीन के अंदर क्या क्या आता है, यहाँ आता है एक तो साइटोसिन, एक आता है यूरासिल और एक आता है थाइमीन। तो उन्होंने यही कहा है कि इनमें से कौन सा पिरिमिडीन बेस नहीं है। तो साइटोसिन तो है, थाइमीन भी है, यूरासिल भी है, तो कौन सा नहीं है, ग्वानिन। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। ध्यान से देख लेना, देखो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल हैं। और बायोमोलिक्यूल से केस स्टडी आती है जिसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट स्टफ देखने को मिल सकता है, तो आप बेसिस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना। आगे क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद द कोरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये फर्स्ट वाला ही इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपको दिया है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। इसका भी ये सेकंड वाला ही है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें फर्दर सोल्यूट डिजोल्व नहीं किया जा सकता। मतलब आपने इतना सोल्यूट एक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, ठीक है, इतना सोल्यूट आपने डाल दिया कि अब एक ऐसी लिमिट आ गई कि अब सोल्यूट डिपॉजिट होना शुरू हो गया, वो फर्दर डिजोल्व नहीं हो रहा, उसको आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हो। एजियोट्रोप क्या होता है, एजियोट्रोप होता है ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं और इनकी कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम होती है। तो जो ये सामने दिखाए हुए करेक्ट ऑप्शन ही है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। देखो चारों हेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके पेपर में अलग से पूछा जा सकता है डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन मोलैलिटी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो सीधी डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, ध्यान से पढ़िए इनको। एजियोट्रोप तो इनमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एजियोट्रोप जो होते हैं, तो इस पर ध्यान देंगे आप। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको ये ग्राफ स्टडी करना है। पहले देखो वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, डेंसिटी, और इधर आपको दी गई है एल्केन्स, ठीक है। डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, 4th नंबर वाले की डेंसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा है, 260 दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा है
स्टडी दी ग्राफ शोइंग द डेंसिटी ऑफ एल्केन, आइडेंटिफाई दी कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो फोर्थ क्या हो सकता है आपका? फोर्थ वही होगा जिसके पास कार्बन नंबर ज़्यादा होंगे, क्योंकि कार्बन के बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? मास बढ़ रहा है, और मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम होती है। तो अगर कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कार्बन कंटेंट है वो ब्यूटेन के अंदर है, ठीक है। उसके बाद प्रोपेन, देन इथेन, देन मीथेन। तो यही वाला ऑप्शन आपका रहेगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्लियर गाइस? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि कैसे डील करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आगे है व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास द मास डिपॉजिटेड इक्वल टू। अगर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी आपने पास किया तो कितना मास डिपॉजिट होगा? फैराडे फर्स्ट लॉ है ये। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है? W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, यही होता है ना। तो ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप ये 1 फैराडे रखते हैं इसकी वैल्यू, तो W किसके बराबर हो जाता है? जेड के बराबर हो जाता है। जेड को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट बोला, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट इसको बोला जाता है। सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आएगा। व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास द मास डिपॉजिटेड इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जो जेड है ना, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोला जाता है। आगे देखिए, इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो रेट कांस्टेंट कैसे लिखते हैं इसको, पहले तो ये देखिए एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। रेट लो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे ऑर्डर लगाया जाता है। अब आपको यहाँ पे एक ऐसा ऑर्डर लगाना है जहाँ पे रेट किसके इक्वल आ जाए? के इक्वल आ जाए। के कहाँ से आ गया? प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया ना आपने, तो प्रोपोर्शनल साइन हटा गया, आपने कांस्टेंट लगा दिया। तो मैं क्या वैल्यू पुट करूँगा? इनकी वैल्यू 0 रख दूँ, क्योंकि जिसकी पावर 0 होगी वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे रेट आपका किसके इक्वल आ जाएगा? के इक्वल आ जाएगा। इट मीन ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है? ल्यूकस रिएजेंट होता है आपका कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर। समझ आ गई बात? तो अपना ऑप्शन चूज कर लेना। द ट्रांजिशन मेटल विच शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो किसकी होगी? मैंगनीज की होगी ऑब्वियसली। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैंगनीज पे। IUPAC नेम पूछा गया है आपसे H2, और यहाँ पे प्लेटिनम सेंट्रल एटम है C6, ये है, ठीक है। तो देखो इसको तो क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बोलोगे, है ना। ये हाइड्रोजन लगा हुआ है आगे। फिर उसके बाद क्या बोलोगे? लिगेंड का नाम लिखो, हेक्सा क्लोरिडो। और प्लेटिनम को अब आप प्लेटिनेट कहोगे, क्योंकि पॉजिटिव काउंटर आयन है। ये वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के मेटल के नाम के साथ 8 लगता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो जाएगी इसकी। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। एन आइसोसाइनाइड इज प्रिपेयर्ड बाय। देखो पूरे सिलेबस में ना जो ये आइसोसाइनाइड है ये आपकी कहाँ बनती है? कौन सी रिएक्शन के अंदर बनती है? ये वही कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के अंदर ही तो बनती है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या है कि आप प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन कराते हो किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, 3 मोल ऑफ KOH की प्रेजेंस में। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका RNC बनता है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है ये। क्लोरोबेंजीन गिव्स DDT व्हेन इट रिएक्ट्स विद। तो क्लोरोबेंजीन से DDT कब बनाया जाता है? डायरेक्ट याद रख लो, क्वेश्चन वैसे मुश्किल मिलेगा, फिर भी DDT बनाने के लिए आपको क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल से करानी पड़ती है, ठीक है। क्लोरल एक कंपाउंड है, उसके साथ करानी पड़ती है, तो यहाँ से DDT बन जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम पूछा गया। वैसे बिल्कुल टेम्पररी क्वेश्चन है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, 11th क्लास से उठाया हुआ है। आंसर है 22.4 लीटर। उसके बाद आता है असर्शन रीजन, सुक्रोज अंडरगो म्यूटा रोटेशन। क्या सुक्रोज म्यूटा रोटेशन करता है? नहीं करता। सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड। यस, सुक्रोज क्या होता है? डाइसेक्राइड होता है। तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि इसकी असर्शन रॉन्ग है। आप देखो एक बार किसमें इनकरेक्ट है असर्शन। सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड, यस, एंड सुक्रोज अंडरगो म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन तो ये नहीं करता है, तो ये तो इसका अंडरगोज म्यूटा रोटेशन फॉल्स हो गया, और जो इसका रीजन है वो ट्रू हो गया। ऑप्शन इसमें बना नहीं रखा है, बाकी यही वाला आंसर होगा इसका। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन अ डार्क बोतल। यस करेक्ट है, क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडाइज इन डार्क। नहीं, ये लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है, तो इसीलिए तो उसको डार्क बोतल में रखते हैं, तो नीचे वाला फॉल्स हो गया। आगे देखिए, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। करेक्ट है।
इट हैज़ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये भी करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये नहीं है इसकी, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। In rate law, unlike in the expression for equilibrium constant, the exponent for concentration do not necessarily match the stoichiometric coefficient। ठीक है, ठीक है, जो एक्सपोनेंट होते हैं, जो आप रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हो कि भाई ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, तो ये अल्फा बीटा जरूरी थोड़ी ना है कि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे। इट इज़ द मैकेनिज्म एंड नॉट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ओवरऑल चेंज दैट गवर्न द रिएक्शन रेट, ये करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है, तो ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वाले का आपको क्या करना है, यूपीएससी नेम लिखना है। एक बार मैं बना देती हूँ, फॉर्मूला क्या लिखा है, CH3, CH इधर लगाया है OH, देन CH2, देन लगाया है CH, यहाँ पे OH, और फिर एक और है आपके पास CH3, तो ये कंपाउंड है। अब आप नंबरिंग किधर से भी कर लें, अल्कोहल वाले कार्बन को सेकेंड ही नंबर मिल रहा है, तो आपका बन जाएगा ये पेंट, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो एन, और भाई आप लिखोगे 2,4 डाईओल। समझ आ गई बात, ये चीज़ आप बनाएंगे यहाँ पे। आगे देखिए नेक्स्ट है C6H5O, C6H5, ये है यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, वो 5 है, तो ये चीज़ है। C6H5 मतलब फिनाइल है, ये देखो ये रहा, ये चीज़ है C6H5, फिनाइल के लिए ये बोल रहा है, तो इसका नाम बताना है आपको, तो डाईफिनाइल ईथर। ओके, डाईफिनाइल ईथर इसका नाम हो जाएगा। क्लियर गाइस, आगे देखिए नेक्स्ट। अब हमारे पास है यू आर गिवन बेंजीन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड NaOH, राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देखो फिनॉल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, पहले बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ। कौन सा H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो जिससे आपके पास क्या बन के आ जाता है, आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन के आता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, तो फिर आपके पास क्या बन जाता है, सोडियम बेंजोएट बन जाता है, मतलब जहाँ पे आप H देख रहे हो ना वहाँ पे Na लग जाता है, और उसके बाद फिर आप हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो आपके पास फिनोल बन जाएगा। एक्सप्लेन दी हेनरी लॉ अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, यही बोलता है ना। आगे देखिए नेक्स्ट है आपके पास, राइट जनरल एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स। अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स में लगा दूं तो कितना सब्सटेंस बचेगा, तो भाई इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन n रेज टू वेट प्लीज, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2 की पावर n। ये n क्या होगा यहाँ पे, n होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, तो ये वाला होता है इनिशियल कंसंट्रेशन को आप 2 रेज टू पावर n, और n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होती हैं। ठीक है, तो बस आप जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि इनिशियल कंसंट्रेशन ये है किसी चीज़ की, और उसकी 2 हाफ लाइफ्स के बाद बताइए क्या बचेगा, क्या रह जाएगा उसमें रिएक्टेंट, तो आप यहाँ 2 हाफ लाइफ बोला है तो n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। आगे देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है, चाहे आपको ऐड करना है तो मार्कोनिकोव एडिशन लगाओ आप इसमें। मार्कोनिकोव एडिशन क्या कहती है कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो भाई यहाँ पे तो आपका H जाएगा, और जो CH3 वाला कार्बन है ना उस पर आपका आई जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी मार्कोनिकोव एडिशन लगेगी। आगे देखिए ये वाला देखिए, बेंजीन डायाजोनियम सोल्ट है C6H5 और यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और रिएक्शन इसकी किसके साथ, Ki के साथ, तो क्या बन जाएगा C6H5I, मतलब आयोडोबेंजीन बनेगा, बाकी सब चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। ये रिएक्शन कौन सी है, ये एडिशन रिएक्शन है ब्रोमीन की, है ना। ब्रोमीन आपकी अल्कीन पे ऐड हो जाती है, और ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है ना वो डिसअपीयर हो जाता है, पढ़ रखिए ना आपने, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी है डबल बॉन्ड का, तो ये वही रिएक्शन है। आगे देखिए, हाउ मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जबकि मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या आता है, मास ऑफ सोलवेंट आता है 1 किलोग्राम में, तो ये डिफरेंस है दोनों में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट
constant of a reaction, how can this temperature effect on the rate constant be represented quantitatively? तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्वांटिटेटिवली? तो भाई देखिए, एक रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट पूछा है टेम्परेचर का, तो रेट कांस्टेंट नियरली डबल हो जाता है जब आप टेम्परेचर में 10 डिग्री राइज करते हैं। रेट कांस्टेंट में नियरली डबल हो जाता है जब आप टेम्परेचर में क्या करते हैं, 10 डिग्री का राइज करते हैं। इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। क्या लिखेंगे आप बताएंगे कि रेट कांस्टेंट, वेट, टेम्परेचर कोफिशिएंट आप कहेंगे रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री, ये है। और इसको अरेनियस इक्वेशन से आप क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C8H16O2, C8H16O2 ये कंपाउंड है। इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको क्या किया जाता है, हाइड्रोलाइज किया जाता है। तो क्या कह रहा है कि एक तो B बनता है और एक C बनता है, और जो B है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो C है वो एक अल्कोहल है। ऑक्सीडेशन ऑफ C विद क्रोमिक एसिड, अगर C का ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो वापस से B ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है, से पता चलता है कि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम है। C ऑन डिहाइड्रेशन, अगर C का डिहाइड्रेशन कर दिया जाए तो ब्यूट 1 ईन बनती है। आपको रिएक्शंस बतानी है। देखो भाई, एक बात तो ये कि जो ये चीज़ है ना तुम्हारी, जिसकी हाइड्रोलिसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन रहा है, इट मीन ये चीज़ क्या है, एस्टर है। ओके, ये कोई एस्टर है और एस्टर की हाइड्रोलिसिस पे ही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है। तो आप एक ऐसा एस्टर बना लो कि जहाँ से ब्रेक करने पे अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाए। ठीक है, बस यही है, हो जाएगा सोल्व। आगे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है C9H10O फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। देखो ये क्वेश्चन क्या कैसे करोगे, C9H10O, अब इस पे रिएक्शन लगाइए कौन कौन सी दी गई हैं। कहता है कि 2,4-DNP डेरिवेटिव ये बनाता है। ओके, रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट, अगर टोलेंस रिएजेंट टेस्ट करते हैं तो उसके साथ भी पॉजिटिव है। अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन करते हैं वो भी देता है। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, अगर इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करते हैं तो 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, यहाँ पे COH और यहाँ पे भी COH ये बनता है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, तो कंपाउंड देखो ऐसा कंपाउंड बनाना है जो 2,4-DNP भी दे। 2,4-DNP दे रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें कार्बोनियल ग्रुप है। टोलेंस रिएजेंट दे रहा है, इसका मतलब उसमें एल्डिहाइड है। कैनिजारो दे रहा है तो मतलब ऐसा एल्डिहाइड है जिसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। तो आप क्या बनाओगे यहाँ पे, आप एक तो ये बनाइए, 7 कार्बन हो गए, आपको 2 कार्बन और चाहिए ना, तो इसको आप इथाइल की फॉर्म में यहाँ रख दे, बस हो जाएगा आपका क्वेश्चन, यही था। डिफाइन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रोड तो एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से पास होने देता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हो गई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इरेगुलर क्यों होती है, इसलिए इरेगुलर होती है क्योंकि जो साइज़ है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जो साइज़ है, जो आप वैसे ये पढ़ते हो कि लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज होता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि साइज़ क्रोमियम तक डिक्रीज होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, स्टेडी चेंज आपको देखने को मिलता है और फिर से क्या होने लग जाता है, साइज़ बढ़ने लग जाता है। आप एनसीईआरटी का ग्राफ आपको याद होगा, तो आप कहेंगे क्योंकि यहाँ पे पेनल्टीमेट शेल यूज़ हो रही है तो साइज़ में भी वेरिएशन है, साइज़ प्रॉपरली डिक्रीज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, वेरिएशन उसके अंदर आ रही हैं। आगे, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज मच लोअर देन दैट ऑफ एल्कोहल। देखो ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, जबकि अल्कोहल के अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये देखो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यही रीज़न है। फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल, बिल्कुल फिनोल ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, और इसका कारण ये है कि जब ये हाइड्रोजन को छोड़ता है ना फिनोल, तो जो फिनोक्साइड आयन बचा है वो रेजोनेंस से स्टेबिलाइज हो जाता है, तो इसलिए।
राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन आप कर लेना इनकी, इजी है। बाकी इलेक्ट्रॉन इनके निकाल देना। जो पॉजिटिव चार्ज दिखता है उसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे आ गई आपके पास केस स्टडी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड विच वन गेट्स इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस NaOH। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्लोरोबेंजीन और दूसरा आपके पास है बेंजाइल क्लोराइड, ये दो सबस्ट्रेट हैं। NaOH के साथ हाइड्रोलाइज किया जा रहा है। हाइड्रोलाइज का मतलब है एक्वस मीडियम में, ओके हाइड्रोलाइज इसको किया जा रहा है। तो किसकी हाइड्रोलिसिस फास्टर होगी? तो आपके बेंजाइल क्लोराइड की होगी। ऐसा क्यों? देखो यहाँ से Cl टूटने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ रहा है आपके CH2 पे, तो ये बेंजाइल केटायन है जो कि रेजोनेंस से स्टेबिलाईज है। जबकि यहाँ पे तोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है सीधा रिंग के ऊपर, जो कि हाईली अनस्टेबल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाता है रिंग के प्लेन से और रिंग का रेजोनेंस इसमें डिस्टर्ब होता है। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? बेंजाइल क्लोराइड आएगा। रीजन बता देना आप, स्टेबल कार्बोकेटायन। प्रेडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ द ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कायरल कार्बन है जिसके पास, ठीक है। कायरल कार्बन का क्या मतलब है कि भाई जो चारों ही ग्रुप लगे हुए हैं ना वो डिफरेंट है इस कार्बन पे, तो ये कायरल कार्बन है। इसने कहा है कि अगर ऐसा कोई अल्काइल हैलाइड है और वो SN1 से सब्स्टिट्यूशन को शो करता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी रहेगी प्रोडक्ट की? तो आप कहेंगे रिटेंशन कैन पॉसिबल, रिटेंशन हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है और रेसिमाइजेशन भी पॉसिबल है। कॉन्फ़िगरेशन में ये तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं क्योंकि जो कार्बोकेटायन बनेगा वो प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। न्यूक्लियोफाइल आपका फ्रंट से या बैक से अटैक कर सकता है और इक्वल रेशो में भी अटैक कर सकता है। तो रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन। फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन। SN2 में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो 1 ब्रोमोपेंटेन होगा क्योंकि भीड़ भाड़ कम है। जितनी भीड़ कम होती है SN2 फास्टर होती है। राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होएगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बना के देख लेना आप, इसमें आपको कायरल सेंटर मिलेगा, एक ऐसा कार्बन मिलेगा जिसपे चारों ग्रुप आपको डिफरेंट लगे हुए मिलेंगे। आगे राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो हमने देख लिया है। वट आर दी पॉइंट सिमिलरिटी बिटवीन SN1 और SN2। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इसमें से जो पुराना न्यूक्लियोफाइल है वो निकल जाता है और नया वाला न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो ये दोनों के अंदर सिमिलरिटी है, दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की टाइप मैकेनिज्म है। आगे दिया है आपको एक फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये दिखा दी है यहाँ पे, जिसने कहा कि 2 टाइम्स, एक बार आप टाइम मेंशन करें यहाँ पे, एक टेबल बना लीजिए आप। ये टाइम एक तो 0 की रिस्पेक्ट में और टाइम 15 मिनट ये दिया हुआ है। तो जिस टाइम 0 टेम्परेचर था, सॉरी जिस टाइम 0 टाइम था उस टाइम प्रेशर था 169.3, ये प्रेशर था, ठीक है। और उसके बाद जब 15 मिनट हुआ तो 256 प्रेशर हो गया, ये प्रेशर आपको शो किया गया है। तो 0 टाइम पे देखो प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, ये तो सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर है ना, ये रिएक्टेंट का है। और टाइम 15 पे ये टोटल प्रेशर है 256। समझ आ गई बात? आपको बताना है कि C2H6 का प्रेशर क्या होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई, फर्स्ट ऑर्डर वैसे मेंशन भी है और गैसियस फेज में ये रिएक्शन है, तो बड़ा आसान है इसको करना। देखिए कैसे करेंगे, टेबल बना लेना पहले ये, उसके बाद आप यहाँ पे निकालेंगे K इज इक्वल टू 2.303/T लोगरिथम ऑफ, यहाँ पे आप लिखेंगे इनिशियल प्रेशर जो कि 0 के रिस्पेक्ट में है, जो आपका 169.3 है, और नीचे लिखेंगे आप लेफ्ट प्रेशर। लेफ्ट कैसे निकालते हैं कि रिएक्टेंट के डिकम्पोज होने के बाद कितना प्रेशर बचा है, तो वो वाला आप यहाँ पे पुट करेंगे। ऐसे करके आप इसको सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। राइट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिखना, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई ना, तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ लिख देना आप, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख देंगे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है? सेकंड इनवर्स। अब क्योंकि इसमें टाइम किस में दे रखा है? मिनट में दे रखा है, तो आपका आंसर मिनट इनवर्स आएगा ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कर दिया हमने। आगे आता है व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम आफ्टर 9 मिनट। 9 मिनट के बाद भी प्रेशर आपसे निकलवाया गया है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना इस टाइप के क्वेश्चन की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
प्रोडिक्ट गिविंग रीजन द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग। गैसियस फेज में बेसिसिटी का ऑर्डर, इन एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन में बेसिसिटी का ऑर्डर। तो गैसियस फेज में तो प्लस आई इफेक्ट लगता है, तो आपका आएगा टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ओके, और एक्वस सॉल्यूशन में क्या रहेगा भाई, एक्वस सॉल्यूशन में रिवर्स कर दो, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग। हालांकि जो मिथाइल का सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, इसके केस में क्या है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट बहुत छोटा है, तो इस केस में ना ये सेकेंडरी यहाँ पे भी आगे निकल जाएगा, सेकेंडरी देन प्राइमरी देन टर्शरी, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव गुड अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन थ्रो NH2 ग्रुप। दो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये आपका एनिलीन है और ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए, लेकिन उसने कहा है कि मेटा प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे अमाउंट में बन रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप नाइट्रेशन कराते हो ना, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम यूज़ करते हो, आप HNO3 और H2SO4 यूज़ करते हो, तो जिससे क्या हो सकता है कि आपका एनिलीन प्रोटोनेटेड हो सकता है। एनिलीन अगर प्रोटोनेटेड हो गया ना, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीनियम आयन में, और ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा हो जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग। तो आप कहेंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम के अंदर वो क्या हो जाता है, प्रोटोनेटेड होकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को बना लेता है। आगे आपसे पूछा गया इनमें से ज़्यादा बेसिक कौन सी है एक्वा सॉल्यूशन में, तो सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक। ठीक है, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी अमाइन, क्योंकि इसमें अमोनोलाइसिस में मिक्सचर ऑफ अमाइन बनती हैं, मिक्सचर ऑफ अमाइंस बनती हैं इसके अंदर, तो इसलिए ये अच्छा मेथड नहीं है प्योर अमाइन बनाने का। कोलार्श लॉ किसको कहते हैं? कोलार्श लॉ होता है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ देयर आयंस। ठीक है, ये होता है आपका कोलार्श लॉ। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर इलेक्ट्रोड पे, सिल्वर नाइट्रेट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे, और फिर एक आपको दिया हुआ है H2SO4 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे, और एक है CuCl2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे। आप इसको NCERT में अभी जाके चेक करें इसकी रिएक्शन को। ठीक है, ईजी है, इलेक्ट्रोलाइसिस है ये, फिर भी आप एक बार इनके आंसर्स को चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट FeCN6 नेगेटिव इज ए वीकली पैरामैग्नेटिक, और जो ये वाला है ये डायामैग्नेटिक है। तो वीकली पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक कोई भी चीज़ कब होती है? जब उसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। तो जबकि दोनों ही आयरन के कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तो अलग है ना। देखो यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव है, और इस वाले में क्या बन रही है, Fe2 पॉजिटिव बन रही है। 3 पॉजिटिव, देखो 26 में से 3 का लॉस हुआ तो 23 गए ना, 23 बच गए हैं, 23 बच गए तो 3d5 बन गया, तो एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही बचेगा। नेक्स्ट कहता है ये कॉम्प्लेक्स आपका टेट्राहेड्रल है। क्यों? क्योंकि जो क्लोराइड है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, उसने पेयरिंग नहीं की तो अंदर वाला डी खाली नहीं हुआ, बाहर वाला डी यूज़ किया तो टेट्राहेड्रल बन गया, और भाई हाइब्रिडाइजेशन sp3। स्क्वायर प्लेनर कौन से होते हैं? स्क्वायर प्लेनर की हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2, इसका मतलब पेयरिंग की वजह से अंदर वाले डी को खाली करा लिया गया। ये वाला टेट्राहेड्रल है, क्योंकि यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट ही 0 है, एक भी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर रखा, तो उसका तो डी ऑर्बिटल एम्प्टी है ही नहीं। अगर डी ऑर्बिटल में जगह नहीं है तो फिर बाहर वाले ही ऑर्बिटल्स यूज होंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ठीक है, तो भाई ये आपके क्वेश्चन थे इस पेपर के। थोड़ा सा जल्दी निकाला है पेपर, क्योंकि टाइम नहीं बचा है इतना बेटा अभी। तो आप फीडबैक ज़रूर दें कि आपको किसी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है क्या, तो उसको मैं अलग से करा सकती हूँ। अदरवाइज़ पेपर आपका इसी टाइप का रहने वाला है, आप ज़रूर से पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है अगर, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।